प्रिंसिपल आइडियल रिंग की बात कर रहे हैं, मुख्य गुंजावली वलय की बात कर रहे हैं। अगर कोई वलय इस प्रकार से हो कि उसकी जितनी भी गुंजावलियां बन रही हैं वो सारी की सारी मुख्य गुंजावली हो, यानी जितने भी आइडियल बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल, यानी किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहे हों, या किसी अन्य आइडियल में अगर वो गुंजावली में वो अवयव विद्यमान है तो उसका सबसेट बन जाना चाहिए, वो सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं, तो उसे मुख्य गुंजावली वलय कहते हैं। तो मुख्य गुंजावली वलय की परिभाषा में या प्रिंसिपल आइडियल रिंग की डेफिनेशन में यही लिखेंगे कि इफ एनी रिंग हैव एवरी आइडियल एज ए प्रिंसिपल आइडियल देन इट इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसी प्रकार से मुख्य गुंजावली प्रांत भी है, प्रांत इंटीग्रल डोमेन। अगर हमें यह कह दिया जाए कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कौन सा होता है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में डेफिनेशन ये होगी हमारे पास कि अगर कोई भी गुंजावली यानी किसी भी पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन की जितनी भी आइडियल्स हैं, गुंजावलियां, वो सारी की सारी मुख्य गुंजावलियां बन जाए, प्रिंसिपल आइडियल्स बन जाएं, तो उसे हम मुख्य गुंजावली प्रांत कहते हैं। डेफिनेशंस लिख लो। थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। एक रिंग दिया हुआ है हमें जो z प्लस इंटू है वेयर z इज एन इंटीजर। हमें प्रूफ करना है कि इट इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग प्रूफ करने के लिए लेट करके चलते हैं। माना i z का z की गुंजावली है। अगर z की गुंजावली है आइडियल है तो ये प्रिंसिपल आइडियल है, ये प्रूफ करना है। प्रिंसिपल आइडियल प्रूफ करने के लिए अगर हम i को डायरेक्ट जीरो के इक्वल ले लें, एक ही एलिमेंट है तो जीरो से जनरेट हो रहा है, जीरो से जनरेट हो रहा है तो मुख्य गुंजावली बन जाएगी। मुख्य गुंजावली बन जाएगी तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि i बराबर जीरो पर z की मुख्य गुंजावली होगी, और अगर ये मुख्य गुंजावली है तो हमें इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहेगी, अर्थात z प्लस इंटू मुख्य गुंजावली वलय बन जाएगा। माना i जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसमें जीरो एलिमेंट के अलावा भी और एलिमेंट्स हैं, अकेला जीरो नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास अदर एलिमेंट्स भी बनते हैं। माना a जो है वो जीरो नहीं है और a जो है वो i में बिलोंग करता है, नॉन जीरो एलिमेंट एक a ऐसा लेके चलते हैं जिसमें कम से कम एक अवयव ऐसा जो इसमें विद्यमान है। अगर a i से बिलोंग करता है तो a r का भी एलिमेंट होगा, z का एलिमेंट होगा। z i गुंजावली एक उपसमुच्चय होता है। अगर उपसमुच्चय होता है तो जो भी i के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे z के भी एलिमेंट होंगे। a अगर i से बिलोंग करता है तो a z से भी बिलोंग करेगा, और अगर a z से बिलोंग करता है तो माइनस a भी z से बिलोंग करेगा। अगर a और माइनस a दोनों z से बिलोंग करते हैं तो या तो a जीरो से बड़ा होगा या फिर माइनस a जीरो से बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक जीरो से बड़ा एलिमेंट जरूर बनेगा इसमें। ये कंडीशन समझ में आई? या तो a जीरो से ग्रेटर होगा या माइनस a जीरो से ग्रेटर होगा। इसका मतलब हमने कोई संख्या ले ली, वो संख्या धनात्मक जरूर होगी, चाहे उसका माइनस धनात्मक आ जाए या खुद धनात्मक आ जाए। -2 लेके चलें, -2 माइनस के अगर गुणा कर दें तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, +2 लेके चलेंगे वो पॉजिटिव है। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान आते हैं। अगर धनात्मक संख्या इसमें विद्यमान है तो उसका माइनस करने पर वो ऋणात्मक संख्या बन जाएगी, और ऋणात्मक है तो उसका माइनस करने पर वो धनात्मक संख्या बन जाएगी। अगर ये धनात्मक है तो ठीक है, अथवा हमारे पास ये केस बनेगा और में ये केस बनेगा -a जीरो से बड़ा। दोनों में से कोई एक केस जो होगा वो दोनों में से जीरो से बड़ा होगा। और इसी के साथ अगर a i का एलिमेंट है तो -a भी इसमें किसका एलिमेंट बनेगा? i का। इसका मतलब ये हो गया कि i में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एलिमेंट्स आएंगे, धनात्मक भी अवयव आएंगे और ऋणात्मक भी अवयव बनेंगे। हम मान के चलते हैं इसमें कि s सबसे छोटा
धनात्मक अवयव है। हम ये लेट करके चलते हैं कि s जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इससे छोटा और कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नहीं है। हम ये प्रूफ करेंगे कि i के जो एलिमेंट्स हैं वो s से जनरेट होते हैं। अगर i के एलिमेंट इस s से जनरेट होते हैं तो i प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा, और i अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो इसका मतलब z प्लस इंटू जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए माना n i का एलिमेंट है, n कोई भी एक संख्या ले ली, s सबसे छोटा है। अगर s सबसे छोटा है तो विभाजन का एक नियम किया था कि किसी संख्या में भाग देने पर भागफल आता है और शेषफल बचता है। उसको हम इस रूप में लेते थे, n बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में। अब भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लेके चले, s का भाग दिया, q भागफल आया और r क्या बचेगा, इसमें शेषफल बचेगा। यही एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास। यहाँ q जो होता है वो एक इंटीजर या पूर्णांक होता है, कोई भी पूर्णांक संख्या बनती है। जब भी भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीजन रूल था ये। डिवीजन रूल ये कहता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। वही पार्ट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब देखो s जो था वो किसका एलिमेंट था, i का। q जो है वो किसका एलिमेंट है, z का। इंटीजर होता है ऑलवेज, डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब q इंटू एस जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, i का। आइडियल है। आइडियल की डेफिनेशन थी कि अगर एक एलिमेंट i का एलिमेंट है और एक एलिमेंट वल्य का एलिमेंट लेके चलते हैं तो उनका प्रोडक्ट i का एलिमेंट बनने पर ही वो गुंजावली होगी, अन्यथा वो गुंजावली नहीं होगी। अभी हमने एक और पार्ट लिया कि n जो था वो i का एलिमेंट था, qs हमने प्रूफ किया कि i का एलिमेंट है, तो सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि n माइनस qs जो होगा वो भी किसका एलिमेंट बनेगा, i का एलिमेंट बनेगा। ये भी हमारे पास गुंजावली की डेफिनेशन थी कि अगर a और b i के एलिमेंट्स हैं तो a माइनस b जो है वो i का एलिमेंट बनना चाहिए, तभी गुंजावली हो सकती है। अगर n माइनस क्यू एस आई का एलिमेंट है, यहां से अगर n माइनस क्यू एस की वैल्यू निकालें तो क्या बनी, r के इक्वल n माइनस क्यू एस बराबर क्या बन गया, यानी r भी किसका एलिमेंट हुआ, i का। लेकिन हमें पता है कि r जो होता है वो हमेशा s से क्या होता है, छोटा होता है। हम कह रहे हैं s सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहां हम कह रहे हैं कि r जो है वो i से बिलोंग करता है, r i से बिलोंग करता है, r s से भी छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जब भी भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। यहां हम s को सबसे स्मॉलर लेके चलते थे, इससे स्मॉलर है नहीं, और यहां कह रहे हैं r उससे भी स्मॉलर है जो i में बिलोंग करता है। एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसकी वैल्यू क्या बन जाए, 0। r की वैल्यू क्या आ जाए, s अगर सबसे छोटा है तो r क्या बनना चाहिए, इसमें 0 बनना चाहिए। अगर r की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो n बराबर क्या बन गया, qs की फॉर्म में। अगर n qs की फॉर्म में है तो इसका अर्थ हो गया i s से जनरेट हो रहा है, और अगर i s से जनरेट हो रहा है जिसमें एलिमेंट्स जो बनेंगे वो qs की फॉर्म में बनेंगे, जहां q z का एलिमेंट है, i मुख्य गुंजावली है, और अगर i मुख्य गुंजावली है तो z प्लस गुणा मुख्य गुंजावली वल्य है। जो हमें इसमें प्रूफ करना था। अभाज्य गुंजावली या प्राइम आइडियल का मीनिंग क्या है। मान लो R एक वल्य है और I गुंजावली है, तो इस I को अभाज्य गुंजावली या प्राइम आइडियल कहते हैं यदि AB I का एलिमेंट लेने पर या तो AI का एलिमेंट बनना चाहिए और BI का एलिमेंट बनना चाहिए। यानी अगर किन्हीं
कोई भी एक संख्या ऐसी ले ली जाए कि जिसके फैक्टर कर सकते हैं, हमने गुणनखंड कर सकते हैं। उन गुणनखंड करने के बाद में दो पार्ट्स बनेंगे, उन दोनों पार्ट्स में से कोई एक उस गुंजावली में होना चाहिए। अगर गुंजावली में है तो वह अभाज्य गुंजावली है, अगर उसमें नहीं है तो वह एक अभाज्य गुंजावली नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम 5z को परिभाषित कर दें, 5z का मतलब 0 +-5 +-10 +-15 डैश डैश डैश। एग्जाम्पल ले लिया हमने। इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो आप चाहे। आप अगर हम इसमें 20 ले लेते हैं, 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 5 × 4 भी हो सकता है, 1 × 20 भी हो सकता है, 20 × 1 भी हो सकता है, 10 × 2 भी हो सकता है, 2 × 10 भी हो सकता है। कुछ भी फैक्टर कर सकते हैं इसके इस प्रकार से। अब ये देखो, ये जो हमारे पास गुणनखंड बन रहे हैं इनमें से कोई एक एलिमेंट जो है वो इस 5z का जरूर बनेगा। अगर 5z का बन रहा है तो 5z जो है वो एक अभाज्य गुंजावली है, प्राइम आइडियल है। अगर नहीं बन रहा कोई भी एलिमेंट इसका, दोनों में से कोई भी एलिमेंट अगर इसका नहीं बनता तो वह एक अभाज्य गुंजावली नहीं है, प्राइम आइडियल नहीं है। इसका एक फैक्टर देखो, इसमें 5 बन रहा है, इसमें 20 बन रहा है, 20 बन रहा है, इसमें 10 बन रहा है, इसमें 10 बन रहा है। इसका मतलब ये एक अभाज्य गुंजावली है। इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल लेके चलूं, 4z में क्या क्या आएंगे? 0 +-4 +-8 +-12 एंड डैश डैश डैश। अगर मैं 12 लेके चलूं, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 भी तो लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, और भी एक गुणनखंड बन जाएंगे। अगर मैं इस फैक्टर को लेके चलूं तो ये अभाज्य गुंजावली है क्योंकि 4 इसका अवयव है। लेकिन अगर मैं इस गुणनखंड को लेके चलूं, ना तो 2 इसका एलिमेंट है ना 6 इसका एलिमेंट है, दोनों ही नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य गुंजावली नहीं है। 4z एक अभाज्य गुंजावली नहीं है। जितने भी एलिमेंट है उनके फैक्टर करके देखें, उनमें से एक एलिमेंट जो है वो अगर उस सेट में आता है तो अभाज्य गुंजावली है, अगर सेट में नहीं आता तो वह अभाज्य गुंजावली नहीं है। परिभाषा लिख लीजिए। मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल या उच्चिष्ट गुंजावली, देखो कोई भी वलय R दे दी जाए, R एक वलय है और M एक गुंजावली है, तो इस M को हम मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। कब मैक्सिमल आइडियल कहेंगे? जब अगर M कुछ इस प्रकार से हो कि ना तो R के बराबर हो, और अगर I कोई अन्य गुंजावली बन जाए इसके अंदर, तो उस केस में M जो है वो सबसेट होना चाहिए I का और I सबसेट होना चाहिए R का। ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। अगर यानी M और R के बीच में I एक ऐसा सब गुंजावली आ जाए, कोई भी एक गुंजावली आ जाए, तो या तो M I के बराबर होना चाहिए या फिर I R के बराबर होना चाहिए, तब ये उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं, R एक वलय दिया हुआ है, M एक गुंजावली है, M R के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में इस M को R की हमारे पास उच्चिष्ट गुंजावली कहते हैं। यदि I अगर कोई भी अन्य गुंजावली आ जाए तो ये M जो है या तो इस I के बराबर हो जाए या फिर I R के बराबर हो जाए, यानी R और M के बीच में और कोई गुंजावली नहीं बननी चाहिए। अगर R और M के बीच में कोई और गुंजावली बनती है तो वो उच्चिष्ट गुंजावली नहीं होगी। ठीक है, उच्चिष्ट गुंजावली की डेफिनेशन यही होगी कि अगर R कोई वलय है, उसकी एक गुंजावली उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है यदि उनके मध्य में कोई और गुंजावली ना बने। उससे छोटी गुंजावली बन सकती है, उससे बड़ी कोई भी गुंजावली नहीं होगी। अगर उससे बड़ी कोई गुंजावली है तो या तो M I के बराबर बन जाए या फिर I R के बराबर, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो उच्चिष्ट गुंजावली होगी, अन्यथा वो उच्चिष्ट गुंजावली नहीं है।